तो यहां पर इंटरनल डायग्राम ऑफ 555 टाइमर ऐसी आपके सामने यहां पर ड्रॉ है। अगर हम सबसे पहले यहां पर ये देख लें कि इसमें हम लोगों ने यूज क्या क्या किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हम लोगों ने 2 ओपैम्प यूज किए हुए हैं, जिसमें एक ओपैम्प पे हमने लिखा है यूसी और एक ओपैम्प पे हमने लिखा है एलसी। तो ओपैम्प ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जानते ही हैं कि जो ये ओपैम्प हैं ये ओपन लूप ओपैम्प है, इसमें आपने कोई फीडबैक यूज नहीं किया है। और हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओपैम्प होता है वो कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है। तो बेसिकली आपका जो यूसी है वो अपर कंपैरेटर है और जो एलसी है वो आपका लोअर कंपैरेटर है। तो यहां पर हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते चलते हैं जो जो हमने यूज किया हुआ है। तो यूसी ये है आपका अपर कंपैरेटर और एलसी ये है आपका लोअर कंपैरेटर। यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप ओपैम्प ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी कर लीजिए अपने नोट्स में। कंपैरेटर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज ग्रेटर होता है नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज से, तो आउटपुट आपका हाई होता है, अदरवाइज लो होता है। तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहां पर ओपैम्प के अलावा, कंपैरेटर के अलावा हमने एक फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है मैं यहां पर आपके लिए पहले डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद इसका यूज हम यहां पर किस तरीके से कर रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर मैं आपको ट्रुथ टेबल यहां पर शो कर दूं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल होता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और जो आउटपुट होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप का वो 0 0 पर होता है प्रीवियस क्यूएन, 0 1 पर होता है रीसेट दैट मींस 0, 1 0 पर होता है सेट दैट मींस 1, और 1 1 पे होता है आपका इनवैलिड। तो यहां पर ये जो आउटपुट है हमारा 0 0 पर क्यूएन, इसे हम क्या कहते हैं प्रीवियस आउटपुट, मतलब जो था पहले वही रह जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लास्ट आउटपुट या प्रीवियस आउटपुट, और जो क्रॉस होता है वो आपका क्या होता है इनवैलिड। तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप एसआर फ्लिप फ्लॉप को देख लीजिए। डिजिटल में आप एसआर फ्लिप फ्लॉप स्टडी करते हैं तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर ये ट्रुथ टेबल भी आप माइंड में रख लेंगे तो आपको पूरी प्रॉब्लम यहां पर समझ में आ जाएगी। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप ये आपने यहां पर यूज किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपने बीजेटी यूज किए हुए हैं, एनपीएन और पीएनपी, इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में पता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीजेटी को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पावर एम्पलीफायर आपने यूज किया है, पावर एम्पलीफायर भी आप स्टडी कर चुके हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पावर एम्पलीफायर को आप यहां पर नॉट गेट की तरह यूज कर रहे हैं। मींस पावर एम्पलीफायर तो पावर एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि आप डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्टडी करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है पावर एम्पलीफायर एम्पलीफायर तो करेगा, लेकिन ये यहां पर बिहेव करेगा लाइक अ नॉट गेट, जो मैंने यहां पर ब्रैकेट में आपके लिए मेंशन भी कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिंस हैं 1 to 8, तो यहां पर हम लोग एक एक पिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पिन नंबर 1 अगर आप देखें यहां पर, तो पिन नंबर 1 आपकी शो कर रही है यहां पर ग्राउंड को। तो यहां पर हम एक एक पिन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम यहां पर पिंस को डिस्कस करें तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो पिन 1 है वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है ग्राउंड को। इसके अलावा अगर हम पिन 2 को डिस्कस करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर कि जो पिन 2 है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ट्रिगर। तो बेसिकली ट्रिगर आप पिन 2 पर अप्लाई करने वाले हैं, तो यहां पर आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो पिन नंबर 2 जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर आप ट्रिगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ट्रिगर वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, लेकिन पिन नंबर 2 एक्चुअल में क्या शो कर रही है, अगर आप देखेंगे लोअर कंपैरेटर में जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो आपका पिन नंबर 2 है। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं लोअर कंपैरेटर नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं इन्वर्टिंग, तो लोअर कंपैरेटर इन्वर्टिंग इनपुट, यहां से पिन नंबर 2 से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। इसके बाद अगर आप पिन नंबर 3 को देखें यहां पर, तो ये भी आपको डायग्राम में डायरेक्टली दिख जाएगी। तो आप पिन नंबर 3 भी क्लियरली देख सकते हैं यहां पर आउटपुट, जहां से आप आउटपुट लेने वाले हैं वो है आपकी पिन नंबर 3, और साथ साथ में हम पिन नंबर 4 भी देख सकते हैं रीसेट, रीसेट जो है वो है आपकी पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 3 से आप लेते हैं यहां पर आउटपुट, और पिन नंबर 4 शो करता है यहां पर रीसेट को।
इसके अलावा अगर हम पिन नंबर 5 की बात करें तो अगेन आप डायग्राम से देख सकते हैं, पिन नंबर 5 जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल इनपुट। तो कंट्रोल क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और पिन नंबर 5 को आप यहां पर बोल सकते हैं अपर कंपैरेटर का इन्वर्टिंग इनपुट। इसके अलावा अगर हम पिन नंबर 6 की बात करें तो पिन नंबर जो 6 है आपकी, उसमें आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और पिन नंबर 6 को अगर आप देखें तो अपर कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। इसके अलावा अगर आप पिन नंबर 7 देखेंगे तो पिन नंबर 7 आपका डिस्चार्ज पाथ को शो करता है। बेसिकली आप देख सकते हैं पिन नंबर 7 के साथ मैंने डिस्चार्ज कनेक्ट किया हुआ है। तो पिन नंबर 7 शो करता है आपका डिस्चार्ज पाथ को। डिस्चार्ज पाथ क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और फाइनली जो पिन नंबर 8 है वो आप देख सकते हैं यहां पर, पिन नंबर 8 आप देख सकते हैं वीसीसी को यहां पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी टोटल 8 पिंस है, लेकिन इन 8 पिंस के साथ कुछ कुछ कनेक्शंस हैं जो यहां पर मैं आपको शो कर देता हूं। तो जैसे कि एक कनेक्शन है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है आपका वो पिन नंबर 6 के साथ या पिन नंबर 6 पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इट इज अप्लाइड एट पिन 6। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो कंपैरिजन है, अगर आप फिगर में देखेंगे यहां पर, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो कंपैरिजन है वो होता है आपका 2/3 वीसीसी से। तो यहां पर ये कंपैरिजन कैसे होता है और आप किस तरीके से यहां पर फिर आउटपुट अचीव करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको भी वर्किंग में बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कंट्रोल है, कंट्रोल जो है वो पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है। तो इट इज अप्लाइड एट पिन नंबर 5। लेकिन आप देखिए पिन नंबर 5 पे एक और पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका 2/3 वीसीसी। अब ये 2/3 वीसीसी कैसे आया अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिन नंबर 6 का जो कंपैरिजन हो रहा है वो 2/3 वीसीसी से हो रहा है। और 2/3 वीसीसी जो है आपको लग रहा होगा कि पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है, लेकिन जो पिन नंबर 5 है ना एक्चुअल में वो आपकी कंट्रोल वोल्टेज से ही कनेक्टेड है। और कंट्रोल वोल्टेज क्या है आपका? बेसिकली अगर हम कंट्रोल वोल्टेज की यहां पर बात करते हैं तो कंट्रोल वोल्टेज मींस अगर आप चाहें तो इस 2/3 वीसीसी वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर हम पिन नंबर 5 की बात करें तो पिन नंबर 5 जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड तो है ओप एम्प के, इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड तो है ओप एम्प के, लेकिन वो एक्चुअल में पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे अगर आप देखोगे तो 2/3 वीसीसी वोल्टेज ही है। अगर आप इस 2/3 वीसीसी वोल्टेज को वेरी करवाना चाहते हो तब आपका पिन नंबर 5 दैट मींस कंट्रोल वोल्टेज का यूज है। अदरवाइज अगर आप इस 2/3 वीसीसी वोल्टेज को वेरी नहीं कराना चाहते हो, अगर आप अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट पे 2/3 वीसीसी ही देना चाहते हो, तो आप उस केस में क्या करते हो, ये पिन नंबर जो 5 है उसमें आप कैपेसिटर लगाकर उसे ग्राउंड कर देते हो। ये होता है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। और जनरली आप 2/3 वीसीसी को वेरी नहीं कराते हो। और जनरली आप देखोगे आगे जाकर जो हम स्टडी करेंगे पिन डायग्राम्स अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के, वहां आप देखोगे कि हम पिन नंबर 5 को ग्राउंड ही कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? और ये जो 2/3 वीसीसी या वीसीसी/3 है वो कहां से आया वो भी मैं डिस्कस करता हूं। पहले हम कंट्रोल वोल्टेज को और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो कंट्रोल वोल्टेज क्या है आपका? इट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 5। और इसमें एक और पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड इफ यू वांट टू चेंज द वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ अपर कंपैरेटर। तो अगर आप वोल्टेज को वेरी कराना चाहते हो, चेंज कराना चाहते हो अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट वाले वोल्टेज को, तब आप कंट्रोल वोल्टेज का यूज करते हो। अदरवाइज पिन 5 is connected to ground via capacitor।
मतलब बेसिकली जो कंट्रोल वाला कंसेप्ट है उसको आप हटा दोगे, पिन नंबर 5 को आप वाया कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे। तो जनरली जैसा मैंने बोला ये ग्राउंड से ही कनेक्ट रहती है। तो वैसे अगर आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज क्या है, तो अगर आप 2/3 VCC को वेरी कराना चाहते हो, कोई और वोल्टेज लेना चाहते हो इन्वर्टिंग इनपुट पे अपर कंपैरेटर के, तो आप पिन नंबर 5 दैट इज कंट्रोल वोल्टेज का यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कंट्रोल वोल्टेज थे। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है हमारा डिस्कशन के लिए कि ये जो 2/3 VCC या VCC/3 ये कहां से आया, तो आप इसे भी अच्छे से पहले समझ लीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने 5 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर्स यूज किए जो क्लियरली विजिबल है यहां पर। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है पिन नंबर 8 पर, वो दिखाई दे रहा है VCC, और लगातार वो डिक्रीज होता होता कहां पहुंच गया, पिन नंबर 1 दैट इज ग्राउंड। मतलब VCC 5K एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर 5K दूसरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर 5K तीसरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और आफ्टर थर्ड वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज बिकम्स 0 दैट इज ग्राउंड। तो हम जानते हैं रजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो चूंकि 3 बार वोल्टेज ड्रॉप होना है, वो भी इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होना है, क्योंकि 5 किलो ओम 5 किलो ओम 5 किलो ओम सेम है। तो पहली बार जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ऑब्वियस सी बात है VCC से अगर आपको 0 पहुंचना है 3 बार में और इक्वल ड्रॉप के साथ, तो हर बार कितने का ड्रॉप होगा, VCC/3 का। तो आप देखिए पहली बार में क्या पहुंचा, वो VCC माइनस VCC/3 दैट मींस 2/3 VCC। तो आपको पॉइंट जो मिला वो ये वाला मिल गया, आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली, मैं अच्छे से इसे हाईलाइट कर देता हूं। तो 2/3 VCC आप अप्लाई कर रहे हैं अपर कंपैरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट पे, अगर आप कंट्रोल वोल्टेज को यूज ना करें तो। इसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट है आपका VCC/3, जो नेक्स्ट 5 किलो ओम रजिस्टर के बाद मिला है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं लोअर कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे। तो इसे मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 5 किलो ओम के बाद डायरेक्टली वो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो ये सिंपल एक नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट है कि कैसे आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द रजिस्टर। तो इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये 2/3 VCC और VCC/3 कैसे आया। अब अगर आप नेक्स्ट चीज को देखें यहां पर ट्रिगर, तो ट्रिगर जो है, ट्रिगर एक तरह से ना सडन नेगेटिव स्पाइक है। ठीक है, जो आप देखेंगे जब आप मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अभी के लिए हम ट्रिगर के बारे में क्या समझ सकते हैं, इट इज अ सडन नेगेटिव स्पाइक विच इज यूज्ड इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और किस तरीके से यूज होता है वो हम बहुत डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रिगर नेगेटिव स्पाइक है एक तरह से, और सडनली अप्लाई की जाती है जिससे कि स्टेट अचानक से चेंज हो जाता है। वो सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे डिस्चार्ज, ये पिन नंबर 7 है, ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज वर्क कैसे करता है, क्या कंसेप्ट है इस डिस्चार्ज का। तो अगर आप देखेंगे यहां पर एक NPN ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रांजिस्टर ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो ये आपका एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो NPN ट्रांजिस्टर के बारे में जब मैंने आपको BJT पढ़ाया था तो सिखाया था, जब उसे इनपुट मिलता है 0 तब वो हो जाता है ओपन सर्किट मतलब ऑफ, जब उसे इनपुट मिलता है 1 तब वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट मतलब ऑन। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट में मैं आपको अब डिस्चार्ज का कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस को समझने की कोशिश करना स्टार्ट करें तो होता यह है कि ये जो Q बार है, आप देख पा रहे होंगे कि आपका एक आउटपुट यहां पर Q बार है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक आउटपुट जो है वो आपका Q है। तो बेसिकली हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो Q बार है वो आपका कनेक्टेड है पावर एम्पलीफायर ब्लॉक से, और उसके बाद आपको V0 मिल रहा है, जो मैंने बताया कि पावर एम्पलीफायर ब्लॉक एम्पलीफाई तो करेगा बट यहां पर ये लाइक अ नॉट गेट बिहेव कर रहा है अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में बात करें तो ये जो Q बार है, अगर आप देखिए अगर आपका Q जो है वो 1 होता है तो Q बार क्या होगा, 0 होगा। और अगर Q बार 0 होगा तो आप समझ सकते हैं कि NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे आपका जाएगा 0, मतलब NPN ट्रांजिस्टर को एक तरह से 0 इनपुट मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली अगर Q आपका 0 होगा तो Q बार 1 होगा और NPN ट्रांजिस्टर के बेस को 1 मिलेगा और वो ऑन हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें तो जब आपका NPN ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा ना
तो आप देखिए पूरा का पूरा एक डिस्चार्ज पाथ अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पर शॉर्ट होगा, मतलब ये आपका जो पाथ है वो ब्रेक नहीं होगा, पूरा का पूरा डिस्चार्ज पाथ पिन नंबर 7 से ये कनेक्शन आपका बना रहेगा क्यू बार का। आप देख सकते हैं तो जो एक्सटर्नल सर्किट पे जब हम अस्टेबल या मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे तो जो एक्सटर्नल सर्किट पे कैपेसिटर कनेक्ट होगा ना, बेसिकली वो आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको कैपेसिटर नहीं दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इस ब्लॉक डायग्राम से आप पूरा प्रोसेस समझ नहीं सकते हैं। आपको इस ब्लॉक डायग्राम में इंडिविजुअल पार्ट्स को समझना है और फिर सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके आपको अनस्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्टडी करना है, जिसमें आप प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो यहां पर एक्सटर्नल सर्किट पे, एक्सटर्नल सर्किट मींस इसके अलावा आप इसको तो यूज करेंगे, इसके अलावा जो आप कैपेसिटर यूज करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में, वो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा जब एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होगा आपका ऑन होगा, और वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, उसे डिस्चार्ज पाथ अवेलेबल नहीं हो पाएगा जब एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो इसको भी अगर हम अच्छे से समझ ले यहां पर, तो डिस्चार्ज का पूरा कंसेप्ट मैं आपके लिए यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर आपके दो केसेस बनेंगे। जो केस 1 होगा व्हेन Q इज इक्वल टू 0, तो आपको यहां से पता है कि Q बार कितना होगा 1। Q मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि SR फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है और Q बार जो है आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब Q बार 1 होगा, तो जैसे ही Q बार 1 होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर चूंकि Q बार से कनेक्टेड है तो वो ऑन हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर विल बी ऑन। तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो उस केस में आपका क्या होगा, कैपेसिटर कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। और अगर मैं यहां पर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो व्हेन Q इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपका Q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगेन जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो इस बार क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ। ऑफ मींस हमें पता ही है ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर कनेक्टेड इन एक्सटर्नल सर्किट will not discharge as there is no discharging path। तो ये पॉइंट्स जो है वो हमें सारे के सारे समझते हुए चलने की डिस्चार्ज का क्या कंसेप्ट है, इसके अलावा एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या कंसेप्ट है, फ्लिप फ्लॉप का क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखें, यहां पर अगर हम यहां पर ध्यान से समझे, एक रीसेट पिन आपको दिखाई दे रही होगी। पिन नंबर तो हम इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिन नंबर 4 है, लेकिन ये रीसेट पिन है क्या, इसका यूज क्या है बेसिकली। तो रीसेट पिन क्या है आपकी, आप देखेंगे ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिस्टर है आपका पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ आपकी रीसेट पिन जो है वो कनेक्टेड है, उसके बेस पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप रीसेट पिन को ग्राउंड करते हैं, वैसे ही आपका जो पूरा का पूरा जो आउटपुट है बेसिकली V0, सिंपल सी बात है, तो वो रीसेट हो जाता है। मतलब 555 टाइमर को अगर आपको रीसेट करना है, इस सर्किट को अगर आपको रीसेट करना है, आउटपुट को अगर आपको रीसेट करना है, तो आप क्या करते हैं, पिन नंबर 4 को ग्राउंड कर देते हैं। तो अगर आपको सडन रीसेट की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है इस 555 टाइमर में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें रीसेट की, इफ यू वांट टू रीसेट द आउटपुट, then reset pin should be grounded। तो आप रीसेट पिन को ग्राउंड करके आउटपुट को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपर कंपैरेटर, लोअर कंपैरेटर और उसका रिलेशनशिप फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या है, तो उसे भी आप समझ लीजिए। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो कंपैरेटर के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। तो अपर कंपैरेटर का जब आउटपुट आपका 1 होगा तो सिंपल सी बात है कि R क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
और लोअर कंपैरेटर का आउटपुट अगर आपका 1 होगा तो आप देख सकते हैं कि S 1 हो जाएगा। तो R और S के 1 होने पर क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, सेट रीसेट, ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल मैं आपके सामने बना चुका हूं। कभी भी ध्यान रखिएगा दोनों कभी 1-1 नहीं होंगे, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अभी कि दोनों 1-1 होते हैं तो क्या हो जाता है, इनवैलिड स्टेट, जो कि आप कभी यूज ही नहीं करते। और अगर दोनों 0-0 होते हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि जब दोनों 0-0 होते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रीवियस आउटपुट। तो जो ट्रुथ टेबल मैंने अभी आपको दिखाया है वो आपको हमेशा साथ लेकर चलना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम के बारे में एक बार डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप लास्ट एक और पॉइंट देख लें, V0 क्लियरली विजिबल है कि V0 जो है आप देख सकते हैं Q बार का कॉम्प्लीमेंट करने पर आपको मिलता है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो V0 एक तरह से Q के इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। तो जो Q होगा वही क्या होगा, आपका V0 होगा। आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं V0 बेसिकली आपका Q के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि Q बार के बाद आप वापस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो Q बार का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, Q। क्लियर पॉइंट अच्छे से। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम को बहुत अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस ब्लॉक डायग्राम का यूज क्या है या इसके एप्लीकेशन क्या है, ये हम आगे आने वाले लर्निंग आउटकम में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।